आज चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के जनपद, जिसमें भाग पहला लिया है। आज हमने बागेश्वर के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। बागेश्वर की स्थापना, इसका महत्व, इसके पर्यटन स्थल, इसके धार्मिक स्थल, इसमें बहने वाली नदियां, इसके प्रमुख मेले और यहाँ हुए आंदोलन एवं इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होगा, अति महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड के 13 जनपदों को लेंगे हम, अति महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी और आज हम बागेश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अगर मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे विजिट नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जो आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर की वाराणसी का, ठीक है। उत्तर का वाराणसी बागेश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। बागेश्वर या बागनाथ अल्मोड़ा से कितना 90 किलोमीटर दूर मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है, ठीक है। बागेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा से 90 किलोमीटर दूर मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम, इसका उपनाम क्या है, उत्तर का वाराणसी है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव बाघ रूप में धरकर विचरण करते थे। यहाँ पे शिव जी क्या, जो बाघ रूप होता है, जो बाघ का रूप होता है, वो बागेश्वर में क्या करते थे, ये बाघ रूप धरकर, विचरण मतलब घूमना होता है, ठीक है। विचरण मतलब घूमते थे भगवान शिव, किसका रूप लेके, बाघ रूप लेके, ठीक है। अथवा इसका नाम, एक नाम बागेश्वर भी है, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में क्या है, पूर्व में भीलेश्वर, पश्चिम में नीलेश्वर, ठीक है। पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी में, उत्तर में सूरज कुंड, दक्षिण में अग्नि कुंड, ठीक है। सरयू, गोमती एवं अदृश्य सरस्वती। देखो सरयू और गोमती तो दृश्यमय है, ठीक है, लेकिन एक सरस्वती भी है, वो कैसी है, अदृश्यमय है, ठीक है। नदियों के संगम पर स्थित बागेश्वर नगर समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान सदाशिव की धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है, ठीक है। भगवान शिव के क्या है, सदाशिव के धर्मपरायण भूमि के रूप में पूजनीय है बागेश्वर, ठीक है। 1997 में इसे जिला बनाया गया, 1997 में इसे जिला बनाया गया। इससे पूर्व यह अल्मोड़ा का एक तहसील था, ठीक है। 1997 से पहले ये क्या था, अल्मोड़ा का एक तहसील था। 1997 में इसे क्या कर दिया गया, इसको जिला के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है। दो खंड, एक मानस खंड और एक केदार खंड, ठीक है। मानस खंड के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या तथ्य थे, ठीक है। मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी बागेश्वर की स्थिति का वर्णन है। देखो जो मानस खंड में गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी बागेश्वर की स्थिति का वर्णन है। इस पर्वत को साधारण पर्वत मानकर सर्वश्रेष्ठ मेरु स्वर्णांचल के समान माना गया है, ठीक है। स्वर्णांचल के समान माना गया है किसे, इस पर्वत नीलगिरी को, ठीक है। मत्स्य पुराण में भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया है। देखो सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। अगर मैं आपसे पूछ लूं पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। उसमें सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें भी नील पर्वत को पवित्र तीर्थ माना गया है और कृतकर्म के लिए अति प्रशस्त कहा गया है। देखो पिता से संबंधित जो कर्म होते हैं, पिता के देहांत के बाद, दादा के देहांत के बाद इनके जो कर्म कांड होते हैं, उसके लिए क्या कहा गया है, इसे एक पवित्र स्थान माना गया है और अति प्रशस्त कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानसखंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगढ़ ने शिव के निवास हेतु सरयू और गोमती के मध्य स्थित नील पर्वत से सूर्य तीर्थ के ऊर्ध्व भाग में वरुणा और अग्नि तीर्थ के ऊपर असी तीर्थ की ओर इन दोनों के मध्य महाक्षेत्र वाराणसी की रचना की। इस प्रकार दूसरी वाराणसी की स्थापना होने पर भगवान शिव पार्वती सहित वहां आ पहुंचे। उपस्थित गणनायकों ने वाणीश्वर नाम से शिव की स्तुति की। यही बागेश्वर और वाणीश्वर या बागेश्वर नाम, ठीक है, बागनाथ शिवनाभि के रूप में जाने लगा, ठीक है। इसे किसके नाम में जाना लगा, वाराणसी के दूसरे रूप में जाना लगा, ठीक है। उत्तर का वाराणसी से जाने लगा, ठीक है। शिवनाभि के रूप में जाने लगा। बागनाथ हो गया, वाणीश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया एवं बागीश के रूप में से जाने लगा, ठीक है। मानसखंड में सरयू को गंगा, देखो मानसखंड में सरयू को क्या, गंगा और गोमती को यमुना माना गया है। नीलगिरी को बिंधित अथवा स्वर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वट कहा गया है। माधव की मूर्ति को बिंदु माधव तथा दोनों नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग बताया गया। यहाँ विद्यमान बागीश को
क्या बोला गया है, विश्वेश्वर, और इस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। किस नगरी को वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है, तो हमारे शिव की पवित्र भूमि बागेश्वर को क्या माना गया है, वाराणसी का दूसरा रूप माना गया है। ठीक है, अगर मैं आपको छोटा सा ढांचा इसका बता दूं तो देखो, ये एक पर्वत ये है नीलेश्वर, एक ये है भीलेश्वर, नीलेश्वर चंडिका। ठीक है, इसके मध्य में क्या है, बागेश्वर स्थित है। ठीक है, यहाँ बागनाथ मंदिर है, यहाँ सरयू गंगा नदी इसमें बहती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर की महत्ता, प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता का ज्ञान। बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण, वर्तमान में अप्राप्त, ठीक है, अप्राप्त 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रशस्त शिलालेख से प्राप्त होता है। देखो, बागेश्वर की महत्ता किससे प्राप्त होती है, कत्यूरी शासक भूदेव के जो प्रस्तर शिलालेख था उससे प्राप्त होता है। ठीक है, इस शिलालेख को भूदेव ने बागेश्वर मंदिर समूह में दक्षिण दिशा स्थित एक शिला पर उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, आप बागेश्वर कभी जाएं तो आप बागेश्वर मंदिर में देखिए, वहां पे दक्षिण दिशा स्थित एक शिलालेख है, उसमें बागेश्वर की महत्ता को भूदेव ने क्या किया था, अंकित किया है। इस लेख में बागेश्वर को क्या, बाघेश्वर कहा गया, बाघेश्वर कहा गया है। ठीक है, बागेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, आइए चर्चा करते हैं। पहले बागनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विशेष रूप से पवित्र स्थल है, हमारे भगवान शिव जी का मंदिर है बागनाथ मंदिर। ठीक है, बागेश्वर शहर के निकट गोमती और सरयू के संगम पर शिव का यह मंदिर स्थित है। इसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बागेश्वर शहर से 8 किलोमीटर दूर गौरी गुफा, 5 किलोमीटर दूर हंस मंदिर तथा आधा किलोमीटर पर चंडिका मंदिर है। देखो, बागेश्वर के मध्य में तो बागनाथ मंदिर है, ठीक है, जिसमें अनेक क्या है, मूर्तियां विद्यमान है। वहीं बागेश्वर शहर से 8 किलोमीटर अगर आप दूर जाएंगे तो वहां क्या है, गौरी गुफा है। ठीक है, गौरी गुफा है, एक गौरी नाम की एक गुफा है। वहीं उससे अगर 5 किलोमीटर दूर जाओगे तो क्या, हक मंदिर का है। ठीक है, हक मंदिर है तथा आधा किलोमीटर दूर क्या है, चंडिका मंदिर है। ऊपर जो पर्वत है उसमें चंडिका मंदिर है। ठीक है, अब जो इसका प्रमुख पर्यटन स्थल है, ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या, भारत का छोटा स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौसानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आइए, वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से। तो बागेश्वर से 39 किलोमीटर पश्चिम कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगरनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विशिष्ट पर्यटन नगर कौसानी का मुख्य आकर्षण हिमालय दर्शन एवं सूर्योदय सूर्यास्त दृश्य। देखो, किस लिए प्रसिद्ध है कौसानी, कि हिमालय दर्शन होता है, यहाँ से सूर्यास्त एवं सूर्योदय का एकदम अद्भुत छवि दिखती है। ये देखो, तुम्हें दिखाता हूं यहाँ की अद्भुत छवि। मैं आपको दिखाता हूं कौसानी से एक अद्भुत छवि, हिमालय दर्शन के आपको अद्भुत छवि करा देता हूं अभी अपने YouTube चैनल पे। लेकिन आप जब आओगे तब आप देखें जरूर यहाँ पे। ठीक है, देखो, बिल्कुल अद्भुत छवि है, यहाँ से हिमालय क्या साक्षात दर्शन होते हैं। आप कभी विजिट कीजिए कौसानी पे। ठीक है, वहां पे विजिट कीजिए। अनासक्ति आश्रम यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मी आश्रम वगैरह है। ठीक है, और क्या है, अनासक्ति योग पीठ यहाँ पे है। तो आप कभी आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही ठंड भरा हुआ पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पहले यह अल्मोड़ा में ही था। पहले कहाँ था, यह अल्मोड़ा में था। लेकिन जब बागेश्वर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना 1997 में, तो तब से ये किसका हिस्सा बन गया, बागेश्वर का हिस्सा बन गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर जिले में है। पहले इसका नाम क्या था, बलना था। कहा जाता है कि कौशिक मुनि की जो तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। इसका नाम कौसानी क्यों पड़ा, जो कौशिक मुनि थी उनकी तपस्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कौसानी पड़ा। हिमालय का यह जैसा विस्तृत दृश्य राज्य में बहुत कम स्थानों में दिखाई देते हैं। हिमालय का ऐसा दृश्य बहुत कम दिखाई देता है देश में, जहाँ जो कहाँ दिखाई देता है, जो हमें कौसानी से हिमालय का एक विस्तृत एक साक्षात दर्शन होते हैं हिमालय के, वो बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोटी, पंचचूली, नंदा घोगटी की सभी चोटियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखो, कौसानी से चौखंबा हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया, नंदाकोट, पंचचूली और नंदा घोगटी। ठीक है, इनकी सभी चोटियां स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। बहुत प्यारा क्या होता है, इनका दृश्य मनमोहक होता है। आप आइए देखिए कभी। कत्यूर घाटी कौसानी के सामने स्थित, जहां से सूर्योदय
का मनोरमा दृश्य दिखता है। देखो यहां से क्या दिखता है, सूर्योदय का मनोरमा दृश्य। आगे कौसानी क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्यों प्रसिद्ध है, देखो 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर, ठीक है, 14 दिन तक रुके थे, ठीक है। 1929 में महात्मा गांधी जी यहाँ पे कितने 14 दिन तक रहे थे। और यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। देखो यंग इंडिया लेख पे उन्होंने क्या कहा गया है, कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड के कहा गया है। देखो महात्मा गांधी द्वारा कौन से लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है, तो यंग इंडिया नामक लेख में गांधी जी ने क्या हमारे कौसानी को क्या कहा गया है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, निम्नलिखित में अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो कौसानी को कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया। देखो गांधी जी ने जिस स्थान पर प्रवास किया, जहां पे वे रुके, उसको क्या नाम दिया, उन्होंने अनासक्ति आश्रम दिया, ठीक है। क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग लिखा था। यहीं पर क्या लिखा था, गीता का क्या लिखा था, अनासक्ति योग लिखा था। हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता, तो उसी का अनासक्ति योग कहां पे लिखा था, अनासक्ति आश्रम में लिखा था। किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। कहां पर है, बागेश्वर के कौसानी नामक स्थान में है, ठीक है, याद रखना, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का क्या लिखा, अनासक्ति योग लिखा। यहीं पर गांधी जी की शिष्या सल्ला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी है। यहीं पर गांधी जी की शिष्या है सल्ला बहन, ठीक है। सल्ला बहन का मूल नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, सल्ला बहन का मूल नाम मिस कैथरीन हेलीमन, ठीक है। इनकी एक अंग्रेज शिष्या है सल्ला बहन, ठीक है। नाम क्या है उनका, मूल नाम क्या है, मिस कैथरीन हेलीमन उनका मूल नाम है सल्ला बहन का, ठीक है। इनकी विदेशी शिष्या है। यहाँ चाय के बागान भी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियोस टी का उत्पादन यही किया जाता है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध क्या है, गिरियोस टी है, उसका उत्पादन में कहाँ किया जाता है, कौसानी नामक क्षेत्र में किया जाता है। यहीं पर महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, प्रकृति के कवि, चितेरे कवि, ठीक है। कौन, प्रकृति के चितेरे कवि का जन्म कहाँ हुआ था, हमारे कौसानी में हुआ था। उनकी जन्म स्थली है कौसानी। सुमित्रानंदन पंत जी को सुन के दिल गदगद हो जाते हैं, इतने अच्छे कवि थे, ठीक है। प्रकृति के चितेरे कवि के नाम से जाना जाता है हमारे सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सबसे पहले 1968 पे, किस कृति के लिए, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात आ गई है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की, तो इनके बारे में बताना तो बनता ही है, इतने महान कवि थे। आइए चर्चा कर लेते हैं हमारे महान कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि पंत जी, ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को वर्तमान बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में आज महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, ठीक है, बागेश्वर जिले के बारे में, ठीक है। वहीं का एक छोटा क्षेत्र है कौसानी, पर्यटन स्थल है, वहीं के निवासी है हमारे कौन, पंत जी, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, गुसाई दत्त था, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी का क्या बचपन का नाम क्या था, गुसाई दत्त था। कौसानी में लोग इन्हें गुसे अथवा से के नाम से पुकारते थे। ये उच्च शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त किए और लगभग 10 वर्ष यहीं रहे। वीणा एवं पल्लव की अधिकांश रचनाएं यहीं की, वीणा और पल्लव इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। और क्या, चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या मिला गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। तो थोड़ी और इनके कृतियों के बारे में जान लेते हैं। छायावादी कवियों में इनका नाम आता है, तो थोड़ी कृतियों के बारे में, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ठीक है, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राम्या, ठीक है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझड़, लोकायतन, महाकाव्य, शिल्पी, रजत शिखर, स्वर्ण, ठीक है। और चिदम्बरा के लिए कब, 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये है हमारे महान कवि, छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि। तो आइए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ क्या बोल रहा है, गोपीदास भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। एक क्या थे, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास थे, वो भी क्या हो गए, कौसानी के सौंदर्य से क्या हो गए, अत्यधिक प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, कौसानी के निकट ही क्या है, पिनाकेश्वर महादेव, ठीक है, पिनाका डानुकुनी है, यहाँ की कोनी
पिनाका डानकुनी, ठीक है, पहाड़ में पिनाका डानकुनी और पिनाकेश्वर महादेव 10 किलोमीटर, बुरा पिन्नाथ, ठीक है, बुरा पिन्नाथ 5 किलोमीटर एवं भूकोट आदि प्रसिद्ध स्थल भी यही है। अब बात करते हैं बैजनाथ के बारे में, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए, ठीक है, कत्यूरी राजवंशों का एक विशिष्ट मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बैजनाथ के बारे में, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह बागेश्वर से 26 किलोमीटर पश्चिम तथा कौसानी में 19 किलोमीटर उत्तर की ओर गोमती व गरुड़गंगा संगम पर मंदिरों का एक समूह है। देखो जो बैजनाथ है कौन से दो नदियों के संगम पे है, गोमती व गरुड़गंगा नदियों के संगम पर है। एक मंदिरों का समूह है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे क्या है, मूर्तियां हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया गया था, ठीक है। इस मंदिर के साथ एक संग्रहालय भी है। बैजनाथ के मुख्य मंदिर में क्या आदम कद पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो कांच की बनी मूर्ति होने का भ्रम पैदा करती है। बैजनाथ मंदिरों का कत्यूरी चंद गंगोली वंश, ठीक है, कि राजवंश राजाओं के समय पर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के समूह पे एक चौपड़ चबूतरा है जो कि यहाँ कत्यूरी राजाओं की राजधानी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये बैजनाथ मंदिर के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं पिंडर ग्लेशियर के बारे में। बागेश्वर में कितने ग्लेशियर, मुख्य कितने ग्लेशियर, 3, सुंदरढूंगा, पिंडारी, कपनी, ठीक है। सुंदरढूंग ग्लेशियर, कपनी ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। तो बात कर रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर, इसमें से इंपोर्टेंट होने वाला है। नंदाकोट शिखर के पश्चिमी ढाल पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा व 380 मीटर चौड़ा यह ग्लेशियर बहुत आकर्षक है। यहाँ मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग तथा भोजपत्र के वृक्ष देखे जाते हैं। देखो जो पिंडारी ग्लेशियर है यहाँ पे क्या क्या विशेष रूप से देखा जाता है, मोनाल पक्षी, ठीक है, कस्तूरी मृग और भोजपत्र के वृक्ष यहाँ पे देखे जाते हैं। कहाँ पे, पिंडारी ग्लेशियर पे, ठीक है। अब बात करते हैं यही बैजनाथ पे एक मंदिर है, कोट ब्राह्मणी मंदिर, ठीक है। माँ दुर्गा यहाँ पे ब्राह्मणी रूप में क्या थी, अवतार लिया था। कोट ब्राह्मणी का मंदिर क्या है, प्रसिद्ध मंदिर है, कहां पे है, डंगोली में है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोट ब्राह्मणी और नंदा देवी मंदिर बैजनाथ से लगभग 2 किलोमीटर दूर डंगोली के पास कोट ब्राह्मणी का मंदिर स्थापित है। यहाँ कत्यूरियों की अधिष्ठात्री कुलदेवी ब्राह्मणी तथा चंद्र राजा स्थापित नंदा देवी मंदिर है, ठीक है। जो कत्यूरी राजाओं की पूजनीय देवी थी कौन थी, ब्राह्मणी थी, ठीक है। और चंद्र द्वारा स्थापित नंदा देवी मंदिर यहीं पे है, ठीक है, ब्राह्मणी, ठीक है। कोट ब्राह्मणी मंदिर इसका पूर्ण नाम है। अब बात करते हैं पांडु स्थल के बारे में। जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत रमणीक मतलब शोभनीय, एकदम मन को हरने वाला यह स्थल है। किंवदंती के अनुसार यहाँ क्या अज्ञातवास से पांडवों ने प्रवास किया था। यहाँ पे किसने, पांडु स्थल, इसका नाम क्यों पड़ गया, यहाँ पे अज्ञातवास हुआ था जब पांडवों ने यहीं पर क्या किया था, प्रवास किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ यह क्षेत्र का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में इस क्षेत्र में क्या लगता है, सुप्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भद्रकाली के बारे में। बागेश्वर से 33 किलोमीटर की दूरी पर यह शक्तिपीठ स्थित है। इस पीठ को कुमाऊं में गढ़वाल के कालीमठ के समान प्रतिष्ठा है। यहाँ 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां हैं। कहाँ पे है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां कौन से पर्यटन स्थल पे है, तो भद्रकाली में है। बागेश्वर से 33 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बागेश्वर भगवान बागनाथ के बाघ के रूप के दर्शन देने से ही वर्तमान बागेश्वर का नाम बागेश्वर पड़ा, जो बाद में बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बागेश्वर ने कत्यूरी राजवंश का शासन देखा। गोरखा और अंग्रेजों ने राज के भी यहाँ पे दीदार होते हैं, ठीक है। गोरखा और अंग्रेजों के राज के यहाँ पे क्या होते हैं, दीदार होते हैं। अंग्रेजी काल में बागेश्वर को परगना का दर्जा मिला था। कब मिला इसे परगना का दर्जा, अंग्रेजी काल में से क्या लगा, परगना का दर्जा मिला था, ठीक है। आजाद भारत में बागेश्वर को जिले का दर्जा भी हासिल है, ठीक है, याद रखना। और अगर तुमसे बात बता दूं यहाँ पे देखो, कुली बेगार का अंत यहीं पे हुआ था। कब, 14 जनवरी 1921 को हरगोविंद पंत हो गए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत एवं 40,000 जनता ने यहाँ पे क्या किया था, कुली बेगार का क्या किया था, खुला विरोध किया था। और कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध जो रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए थे जला के, ठीक है। अभी उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। बागेश्वर का इतिहास प्राचीन है। ईसा
कि 7वीं शताब्दी से यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन रहा। यहाँ पे क्या रहा, कत्यूरी राजवंश का शासन रहा 7वीं शताब्दी से, ठीक है। 13वीं शताब्दी में कत्यूरी शासन के विघटन के बाद बागेश्वर बैजनाथ में कत्यूरी राजवंश के अधीन आ गया। वर्ष 1565 में राजा बालो कल्याण चंद्र ने पाली, बारामंडल, गंगोली के साथ इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर इसे कुमाऊं में शामिल कर लिया गया, ठीक है, याद रखना। वर्ष 1565 में राजा बालो कल्याण चंद्र ने पाली, बारामंडल, गंगोली के साथ इस क्षेत्र में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आगे चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने बागनाथ के मुख्य मंदिर और मंदिर समूह को पुनर्निर्माण किया था। वर्ष 1791 में कुमाऊं की राजधानी अल्मोड़ा पर नेपाल ने गोरखाओं ने हमला कर कब्जा जमा लिया। इस क्षेत्र पर 24 वर्ष तक गोरखाओं का शासन रहा। वर्ष 1815 से 16 में गोरखाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शिकस्त मतलब मिली, मतलब शिकस्त मतलब हार मिली, और सुगोली या संगोली की संधि का अनुपालन में कुमाऊं पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। 15 अगस्त 1947 के बाद बागनाथ की धरती भी देश के अन्य हिस्सों की तरह आजादी की सांस ले रही थी। बागेश्वर को 1974 में क्या मिला, तहसील का दर्जा मिला। कब मिला बागेश्वर को, 1974 में तहसील का दर्जा मिला, ठीक है। और 1997 में इसे क्या, जिला, ठीक है। पहले ये तहसील था, 1974 में से तहसील का दर्जा मिला। किसका तहसील था, अल्मोड़ा का तहसील था, और 1997 में डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभरा था, ठीक है। बागेश्वर प्रशासनिक सुविधा के लिए बागेश्वर को 1974 में तहसील का दर्जा मिला और 1976 में परगना घोषित किया गया। परगने से दानपुर के 473, कामशियार के 166 और पुगराव के 87, खरही पट्टी के 66 गांव शामिल थे। वर्ष 1985 में बागेश्वर को जिला घोषित करने की मांग मुखर लगी। देखो, वर्ष 1985 में बागेश्वर को जिला घोषित करने की मांग मुखर लगी और 15 सितंबर 1997 उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने बागेश्वर को क्या दिया, जिला का दर्जा दिया। कब दिया, 15 सितंबर 1997 के उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी हमारी मायावती जी, उन्होंने बागेश्वर को क्या दिया, जिला का दर्जा दिया। आजादी के आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र रहा बागेश्वर था, ठीक है। बागनाथ की धरती आजादी के आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। वर्ष 1921 में उत्तरायणी मेले में कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, ठीक है। अब देखो, कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे हैं तो इनके बारे में बताना तो बनता ही है, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे के बारे में, ठीक है। तो इनका मूल निवास अल्मोड़ा था, लेकिन जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। किसका जन्म, बद्रीदत्त पांडे जी का, ठीक है, याद रखना। 15 फरवरी 1882 में कनखल हरिद्वार में हुआ था। 1913 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने, हमारे बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो कुली उतार, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में उनके सफल नेतृत्व के लिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी देगी। किस लिए इनको कुर्मांचल केसरी की पदवी दी, इन्होंने जो किया था कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, ठीक है, इनमें क्या लिया, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे, तो इन्हें क्या कुर्मांचल केसरी की पदवी देगी। और क्या, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ठीक है, कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखी थी। अपने जेल प्रवास के दौरान इन्होंने क्या लिखी थी, कुमाऊं के इतिहास लिखी थी, ठीक है। तो ये थे हमारे कौन, बद्रीदत्त पांडे। अब बात आती है हरगोविंद पंत जी के, इनके बारे में भी थोड़ी जानी लेते हैं। हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है। इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़। देखो, उस समय क्या था, जो कुमाऊं के ब्राह्मण थे उनमें एक प्रथा थी कि हल चलाने की प्रथा थी, लेकिन इन्होंने 1928 में बागेश्वर में इस प्रथा को स्वयं हल चलाकर क्या कर दिया, तोड़ दिया गया, ठीक है। और इन्हें एक मुख्य फैक्ट है, प्रसिद्धि मिली है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, हमारे हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। 14 फरवरी 1921 को बागेश्वर जिले से एक बुलंद आवाज उठी, किसके लिए, कुली बेगार के लिए, ठीक है। कुली बेगार मतलब अंग्रेज अधिकारी हमारे किसान भाइयों से, हमारे भारतीय भाइयों से क्या करते थे, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलवाते थे, ले जाते थे, और उनको कोई बेगार या कोई मजदूरी नहीं देती थी। इसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले हैं हमारे हरगोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, श्यामलाल शाह, विक्टर मोहन जोशी, रामलाल शाह आदि के नेतृत्व में आनंद आलोंदन
ठीक है, सॉरी, क्या आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टर बहाकर सरयू के तट पर इस प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली। आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी का भी बागेश्वर में पदार्पण हुआ। ठीक है, याद रखना और डीपली जान लेते हैं इसके बारे में। बागेश्वर उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। बागेश्वर का शहर जिला मुख्यालय है। बागेश्वर का जिला 1997 में स्थापित किया गया। इससे पहले बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का ही हिस्सा था। बागेश्वर जिला उत्तराखंड के पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम में चमोली जिला, पूर्वोत्तर और पूर्व में पिथौरागढ़ जिला और दक्षिण में अल्मोड़ा जिला स्थित है। यह क्षेत्र जो अब बागेश्वर जिले का रूप लेता है ऐतिहासिक रूप से दानपुर के रूप में जाना जाता था और 7वीं शताब्दी के दौरान कत्यूर वंश का शासन था। 13वीं शताब्दी में कत्यूर साम्राज्य के विघटन हुआ। 1565 में राजा बलुचंद्र कल्याण चंद्र, ठीक है, बलु कल्याण चंद्र ने पाली और क्या बोल रहा है, बरहमंडल और मानकोट के साथ क्या बोल रहा है, दमनपुर में कुमाऊं को जोड़ा था। 1791 में इस पर नेपाल के गोरखाओं ने हमला किया और कब्जा कर लिया। गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर 24 वर्षों तक शासन किया और बाद में 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी में पराजित किया और 1816 में संगोली की संधि हिस्से के रूप में कुमाऊं को ब्रिटिश को सौंपने के लिए मजबूत किया गया। ठीक है, बागेश्वर में 1974 में एक अलग तहसील बनाया गया और 1976 में से परगना घोषित किया गया। इसके बाद औपचारिक रूप से एक बड़े प्रशासनिक केंद्र के रूप में अस्तित्व में आया। 1985 में यह घोषणा करने की मांग अलग उठी कि इसे एक जिले के रूप में क्या किया जाए, लाया जाए और 1997 में बागेश्वर को उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बना दिया गया। तब तक ये जो उत्तराखंड था उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही आता था। तो 1997 में इसे क्या कर दिया, बागेश्वर के रूप में एक अलग जिला बना दिया गया, जनपद बना दिया गया। देखो बागेश्वर तहसील की लिस्ट में जो तहसील हैं तो बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा, काफलीगैर, दुर्ग और क्या, सामा। ठीक है, 7 तहसीलें हैं बागेश्वर इस पे। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, कांडा, काफलीगैर, दुर्ग, नाकुरी और सामा। ठीक है, बागेश्वर हमारे भारत देश के उत्तराखंड राज्य में हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र में चारों ओर से पूर्व पश्चिम उत्तर में दक्षिण से भीलेश्वर पहाड़, नीलेश्वर पहाड़, सूरजकुंड और अग्निकुंड से घिरा हुआ है। इसी के पास सूरजकुंड और गोमती नदी का संगम स्थल है जहां पर रही बागेश्वर का अस्तित्व। तो इसका अस्तित्व अल्मोड़ा जिला से 1997 में अलग होने के उपरांत हुआ था। ठीक है, इसका अस्तित्व कब, 1997, जब ये क्या एक जनपद के रूप में उभरा तब इसका अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, बागेश्वर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, मैंने आपको प्रमुख धार्मिक स्थल पहले ही बता दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। गौरी उड्याल के बारे में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। यहाँ पर स्थित पवित्र गुफा में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। यह बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूरी स्थित है। ठीक है, बागेश्वर का चंद्रिका मंदिर के बारे में जान लेते हैं। चंद्रिका मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। यहाँ के लोगों का माँ चंद्रिका के प्रति काफी श्रद्धा एवं विश्वास है। यहाँ पर माँ चंद्रिका की पूजा की जाती है। 9 दिवसीय त्योहार का आयोजन किया जाता है। इसी समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की साथ साथ पर्यटकों का भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यह मंदिर बागेश्वर शहर से काफी नजदीक, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बागेश्वर का पर्यटन स्थल विजयपुर। विजयपुर बागेश्वर का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां दिन प्रतिदिन पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर अधिक लोग मन की शांति के लिए आते हैं। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित होने के साथ साथ यहाँ मैदानी क्षेत्र भी मौजूद है जो यहाँ की रौनक और भी बढ़ा देती है। यह दर्शनीय स्थल बागेश्वर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, बागेश्वर में ट्रैकिंग की जगह पांडु स्थल बात कर लेते हैं, पांडु ट्रैक के बारे में। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने आपको। पांडु स्थल ट्रैक महाभारत से जुड़ा हुआ है। इस ट्रैक की लंबाई तकरीबन 15 किलोमीटर है। इस ट्रैक पर आपको खाड़ी, पहाड़ी एवं सुंदर ग्लेशियर बहुत सुंदर पसंद आएंगे। यहाँ पर हर साल पर्यटकों की तादाद बढ़ती रहती है। इस ट्रैक में यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। बागेश्वर में ट्रैकिंग के लिए जहाँ जगह सुंदर ढूंगा ट्रैक, सुंदर गंगा ट्रैक बागेश्वर मुख्य शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा बेहद और खूबसूरत लेकिन पर्यटक का क्या है, लोकप्रिय ट्रैक है। इसकी लंबाई तकरीबन 59 किलोमीटर है। कितनी है, 59 किलोमीटर है। सुंदर गंगा ट्रैक की वैली ऑफ ब्यूटीफुल स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर गंगा ट्रैक को क्या, वैली ऑफ ब्यूटीफुल स्टोन्स के नाम से भी जाना जाता है। वैली ऑफ ब्यूटीफुल स्टोन्स के नाम से किसे जाना जाता है, सुंदर गंगा ट्रैक को जाना जाता है। ठीक है, यह ट्रैक
पर्यटकों को काफी पसंद आता है। ठीक है, यह ट्रक क्या आता है, पर्यटकों को काफी पसंद आता था। मैंने आपको पहले बात की थी पहली सीरीज में कि आपको हिमालय दर्शन कराता हूं, तो ये रहा हिमालय दर्शन। ठीक है, ये रहा हिमालय दर्शन। कहां से किया आपने, घर बैठे बैठे मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार को मैंने आपको क्या करवा दिया, हिमालय दर्शन करा दिया। ठीक है, हिमालय दर्शन कर लीजिए। ये है चौखंबा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है, नंदाकोट आदि पर्वत यहाँ से साक्षात दर्शन होते हैं। हिमालय दर्शन साक्षात कहाँ से होता है, कौसानी से होता है। तो ये क्या है, कौसानी से हिमालय का साक्षात दर्शन है। ठीक है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कौसानी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको क्या करा किया मैंने, हिमालय दर्शन। थोड़ी और जान लेते हैं, हिमालय की खूबसूरती के दर्शन कराता कौसानी पिंगनाथ चोटी पर बसा है। यहाँ से बर्फ से ढके नंदा देवी पर्वत चोटी का नजारा बड़ा भव्य दिखाई देता है। देखो ये है नंदा देवी चोटी, ये है नंदा देवी चोटी, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, बड़ा भव्य सुंदर दिखाई देता है। कहाँ से, कौसानी से। ठीक है, आगे बात करते हैं, कोसी और गोमती नदियों के बीच बसा कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। देखो किसके, किन दो नदियों के बीच में बसा है कौसानी, कोसी और गोमती नदी के बीच बसा हुआ है कौसानी। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, और बड़ा सुंदर एवं मनमोहक दृश्य है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अनासक्ति आश्रम के बारे में। ठीक है, इसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है। अनासक्ति आश्रम को क्या कहा जाता है, गांधी आश्रम भी कहा जाता है। इस आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया। कौसानी की सुंदरता और शांति ने गांधी जी को बहुत ही प्रभावित किया था। यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग नामक लेख लिखा था। इस आश्रम में एक अध्ययन कक्ष और पुस्तकालय, प्रार्थना कक्ष, यहाँ गांधी जी के जीवन से संबंधित चित्र लगे हैं और किताबों की एक छोटी सी दुकान है। यहाँ रहने वाले को यहाँ होने वाली प्रार्थना सभाओं से भाग लेना होता है। यह पर्यटक लॉज नहीं है। इस आश्रम में बर्फ से ढके होने के कारण हिमालय को देखा जा सकता है। यहाँ से चौखंबा, नीलखंड, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा खाड़, नंदाकोट और पंचकुली शिखर दिखाई देते हैं। कहाँ से, कौसानी से। प्रार्थना का समय सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक, गर्मियों में शाम 7 बजे तक होता है। यही बात कर लेते हैं, सल्ला बहन का आश्रम है हमारा, कौन सा, सल्ला बहन का, इनकी विदेशी शिष्या थी। ठीक है, गांधी जी की, लक्ष्मी आश्रम। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आश्रम सल्ला आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। सल्ला बहन ने 1948 में इस आश्रम की स्थापना की थी। सल्ला बहन का असली नाम कैथरीन क्या था, हिलमन या हेलीमन था, और बाद में वह गांधी जी के अनुयायी बन गई, जिनका नाम क्या पड़ गया, सल्ला बहन पड़ गया। ठीक है, यहाँ करीब 17 अनाथ और गरीब लड़कियां रहती हैं और पढ़ती हैं। लड़कियां पढ़ने के साथ साथ सब्जी उगाना, जानवर पालन, खाना बनाना और अन्य काम भी सीखती हैं। यह एक क्या है, वर्कशॉप है, जहाँ पे लड़कियां स्वेटर, दस्ताने, बैग आदि छोटी छोटी चटाइयाँ आदि बनाती हैं। देखो क्या करते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग में संलग्न है। ठीक है, कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में, सल्ला बहन का आश्रम है। अब बात कर लेते हैं पंथ संग्रहालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, ठीक है, चिदम्बरा जैसे पुस्तक को लिखने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर उनकी समर्पित एक क्या है, एक पुस्तकालय है, एक संग्रहालय है। ठीक है, जिस घर में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था उसी घर को संग्रहालय में बदल दिया गया। यहाँ उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं, कविताएं का संग्रह, पत्र पुरस्कार आदि को रखा गया है। समय सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से 4 बजे तक सोमवार को बंद रहता है और खुलता है। ठीक है, कौसानी में चाय बागान भी है। ठीक है, बढ़िया किस्म की गिरियाज उत्तरांचल चाय 208 हेक्टेयर में फैली चाय बागानों में उगाई जाती है, गिरियाज चाय। ठीक है, ये चाय बागान कौसानी के पास ही स्थित है। यहाँ बागानों में घूमकर और चाय फैक्ट्री में जाकर चाय उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आप कभी कौसानी आइए तो ऐसे मौकों को हाथ से न जाने दें। ठीक है, याद रखना, यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ से चाय खरीदना नहीं भूलते। यहाँ की चाय का जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और अमेरिका में निर्यात किया जाता है। यहाँ की चाय का कहाँ पे निर्यात किया जाता है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया, अमेरिका में निर्यात किया जाता है। ठीक है, कोड भ्रामरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और जितने भी वहाँ के पर्यटक स्थल थे उनके बारे में चर्चा होगी थी। यहाँ का जो प्रसिद्ध मेला है वो क्या है, वो हमारा उत्तरायणी मेला है। ठीक है, 13-14 जनवरी से प्रारंभ होता है और 13-14 जनवरी 1921 को यहीं से क्या किया गया था,
जो हमारे कुली बेगार के विरोध में जो रजिस्टर थे उन्हें जलाकर यहाँ से बहा दिए गई थी। तो ये बागेश्वर के बारे में, ठीक है, उत्तर का वाराणसी के बारे में संपूर्ण व्याख्यात्मक चर्चा किया, इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का होगा, ठीक है, दूसरे जनपद का होगा, जिसमें हम अल्मोड़ा के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे जो जनपदों का श्रृंखला चल रही है, आज भाग पहला बागेश्वर कंप्लीट हो गया है। अब भाग दूसरा हम कल लेके आएंगे, जिसमें अल्मोड़ा के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे विजिट कीजिए, जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार करता है। बिहेव एजुकेशन उपकार आपको एक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? एक नए, एक उमंग के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक रंग के साथ आपको क्या करता है? व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करता है। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बिहेव एजुकेशन उपकार सर्च मार के आप हमारे फेसबुक ग्रुप में संलग्न हो सकते हैं, जहां पर आपको इसकी फोटोज मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की सीरीज वहां पे मिलती है और क्विज प्रतियोगिता वहां भी की जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।